तो पिछली बार हमने रजिस्टर कंपोनेंट का जो फीचर था वो पूरी तरीके से हमने अप्लाई कर दिया था, जिसमें फ्रंट एंड का डिज़ाइन भी था, उसमें वैलिडेटर्स ऐड करना भी था और बैक एंड में एनडीटी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करके डेटा इंसर्ट करने का काम भी था। वो सब मैंने पहले की वीडियोज़ में बना के रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। इस वीडियो में हम लोग लॉगिन कंपोनेंट का फीचर ऐड करेंगे, जिसमें पूरा फ्रंट एंड का डिज़ाइन भी होगा, उसमें वैलिडेटर्स ऐड करना भी होगा और बैक एंड में से डेटा वैलिडेशन भी होगा, जो कि फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में भेजेंगे। वहाँ पे चेक करेंगे कि एक्चुअली रजिस्टर्ड यूज़र है कि नहीं, और फिर लॉगिंग सक्सेसफुल का मैसेज भी डिस्प्ले कर देंगे। एक ही वीडियो में हम ये सब करने वाले। तो अभी हम शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड की डिज़ाइन से। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसमें हमने ऐप.मॉड्यूल है और ऐप.कंपोनेंट, इसमें हमने ऐप रजिस्टर बनाया था, जो कि एक कंपोनेंट था जो कंपोनेंट नाम के फोल्डर में था। अब ये रजिस्टर का तो हो गया है, अब हम करेंगे लॉगिन का। तो उसके लिए पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, यहाँ से हम नया कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट का नाम होगा लॉगिन। तो ये हमारा लॉगिन नाम का कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में बन गया है। इसमें होगी हमारी 3 मेन फाइल्स .css, .html और .ts। अब .html में जो होगा वो इस ऐप.कंपोनेंट में हम डालेंगे ताकि आउटपुट में दिख सके। ये ऐप रजिस्टर जो था ये पहले का था, तो इस बार हमारा होगा ऐप लॉगिन, जो कि हमें .ts फाइल में दिख जाएगा। इसका ऐप.लॉगिन ये इसका सिलेक्टर है, तो ये हम यहाँ पे टेम्पररी डाल देंगे। हमें अभी सिर्फ आउटपुट देखने का है इसके लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा राउटिंग के ऊपर। उस केस में हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर और लॉगिन को URL के हिसाब से डिस्प्ले करने का है। URL में लॉगिन लिखा होगा तो हम लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले करेंगे, रजिस्टर लिखा होगा तो रजिस्टर। अभी हमें सिर्फ आउटपुट देखने का, इसके लिए मैं यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर रहा हूँ ऐप लॉगिन को। तो अब हम आउटपुट देखेंगे। अभी सिर्फ लॉगिन वर्क्स आ रहा है, यहाँ पे हमारा फॉर्म डालेंगे। तो अभी हम फॉर्म डिज़ाइन करने को जाएंगे। अब जैसा पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी रजिस्टर फॉर्म को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में भी करूँगा, पर इस वीडियो में इजी तरीके से समझाऊंगा मैं। तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्म बन गया है, जिसके अंदर हम कोड करेंगे। इसमें मैंने एक क्लास लगा के रख दिया है, जो कि बॉर्डर, पैडिंग और राउंडेड बॉर्डर होगी। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह अभी कुछ है नहीं तो ये छोटा है। इसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो ये हमारा एक हेडिंग होगा, जो कि एक रो है, उसके अंदर एक कॉलम है। अभी ये जो G0 जो है, ये जो बूटस्ट्रैप डिफ़ॉल्ट पैडिंग या फिर मार्जिन जो भी डिफ़ॉल्ट तरीके से ऐड करता है वो इसको हटा देगा। और ये जो बाकी की क्लास है ये आप देख ही सकते हैं, आपको बूटस्ट्रैप मालूम ही होगा। टेक्स्ट सेंटर यानी कि सेंटर में किया है, टेक्स्ट को कुछ पैडिंग डालिए, मार्जिन डालिए और बैकग्राउंड को लाइट कर दिया। उसके अंदर एक स्पैन टैग है, जिसमें मैंने फॉन्ट साइज़ को 3 किया है, यानी कि थोड़ा बड़ा, और लॉगिन लिख दिया। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये उसका बैकग्राउंड लाइट किया है। जब ये फॉर्म वाइड हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फॉर्म की एक विड्थ सेट करनी पड़ेगी, जो CSS में इतना ही CSS लिखने का है हमको, इससे ज़्यादा CSS नहीं लिखने का है। ये फॉर्म की विड्थ सेट हो गई है, इतना ही CSS था हमारा। हम सिर्फ बूटस्ट्रैप में ही करेंगे सब कुछ। तो अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट हो गया है, टेक्स्ट सेंटर है, मार्जिन और पैडिंग सब मिल के रखिए। अब इसके नीचे हमें ईमेल का एक फील्ड डालना है और एक पासवर्ड का फील्ड डालना है। कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। ये हमारा लॉगिन फॉर्म का हेडर होगा जो अभी हमने बनाया। उसके अंडर एक ईमेल एड्रेस का फील्ड होगा और पासवर्ड का फील्ड और फिर सबमिट का फील्ड। तो इसके लिए हम एक रो, दूसरी रो और तीसरी 3 रो में ये काम कर देंगे। अब यहाँ पे हम ईमेल वाली रो डाल देते हैं। ये हमारी ईमेल वाली रो है, जिसके अंडर एक रो, एक कॉलम, जिसमें एक बॉटम मार्जिन भी है, एक लेबल डाल दिया है ईमेल एड्रेस लिखकर, और एक इनपुट कंट्रोल है जिसका टाइप ईमेल है। कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड का फील्ड डालेंगे। तो पासवर्ड का फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, रो, कॉलम, जिसमें मार्जिन बॉटम होगी, सेम इसी की तरह। सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। लेबल जो पासवर्ड लिखा होगा और एक इनपुट एलिमेंट जो जिसका टाइप पासवर्ड होगा। आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब तीसरी रो बनाएंगे और वो सबमिट बटन के लिए बना देंगे। यहाँ पे सबमिट वाली रो बनाएंगे। तो ये है वो सबमिट वाली रो, जिसमें एक रो है, कॉलम है। अब ये सब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑफसेट 6, ऑफसेट 3 और कॉलम 6 लगा के क्या होता है, वो सबमिट बटन जो दिखता है वो एकदम सेंटर में आ जाता है। जिसमें सबमिट अभी के लिए डिसेबल फॉल्स करके रखा है, बाद में इसे हम डायनामिकली अपडेट कर देंगे फॉर्म वैलिड है कि नहीं। इसके बाद हम वैलिडेटर्स ऐड करेंगे, उस वक्त हम ये कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट दिखता है। यहाँ पे हमने लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन कर दिया है एकदम सिंपल तरीके से। CSS का कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ बूटस्ट्रैप से। तो अब हम टाइपस्क्रिप्ट में रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे, जिसे फ्रंट एंड में HTML से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका नाम मैं देता हूँ रजिस्टर लॉगिन फॉर्म। पिछली बार हमने रजिस्टर फॉर्म दिया था, इस बार मैं देता हूँ लॉगिन फॉर्म।
ये न्यू फॉर्म ग्रुप बना दिया है मैंने। फॉर्म ग्रुप जो है वो एंगुलर में एक फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमने इस बार लॉगिन फॉर्म बनाया है। इसके अंडर हम एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर में पास करेंगे जिसमें एक एक की जो है वो HTML के एलिमेंट्स के नाम होंगे। तो अभी इसका पैरामीटर होगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पहला जो की है इस ऑब्जेक्ट का वो होगा एलिमेंट का नाम। अब हमारा लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड दोनों ही एलिमेंट्स है। तो पहला हम ईमेल लिखेंगे, अब हम पासवर्ड का एलिमेंट लिखेंगे जिसका नाम होगा PWD। तो ये हमारा रिएक्टिव फॉर्म टाइपस्क्रिप्ट में रेडी हो गया है। अब इसको हम HTML में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले HTML का फाइल इधर है जिसके अंदर पहले फॉर्म ग्रुप नाम का एक डायरेक्टिव है एंगुलर में जो टाइपस्क्रिप्ट के कोई भी फॉर्म को HTML से कनेक्ट करवा देगा। इस केस में हमारा फॉर्म होगा लॉगिन फॉर्म। अब फॉर्म कनेक्ट हो गया है। अब फॉर्म के अंदर का कौन सा एलिमेंट किसको कनेक्ट करने का है वो एक एट्रीब्यूट के मदद से करेंगे जिस एट्रीब्यूट का नाम है फॉर्म कंट्रोल नेम। ये फॉर्म कंट्रोल नेम को हम वही वैल्यू देंगे जो यहाँ पे दी थी, ईमेल, कॉपी और ये पेस्ट। और यही सेम फॉर्म कंट्रोल जो होगा वो पासवर्ड पे भी लगेगा, नाम होगा पासवर्ड PWD। अब हमारे फॉर्म कनेक्ट हो गए हैं। इसका टेस्ट भी हम कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ भी दे देता हूँ ABC। अब आउटपुट में हो जानी चाहिए जो कि हो रही है यानी कि कनेक्टेड है। अब हम ऐड करेंगे वैलिडेटर्स। तो वैलिडेटर्स जो है वो फ्रंट एंड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन बराबर है कि नहीं वो चेक करने का काम करेंगे। यहाँ पे हमने जो ईमेल डाला ये ईमेल इस बार बराबर है, लेकिन अगर मैंने ऐसा ईमेल डाला तो मुझे यहाँ पे मैसेज लिख के आना चाहिए कि ईमेल इज़ इनवैलिड। या फिर मैंने कुछ डाला ही नहीं और सबमिट किया तो लिख के आना चाहिए कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। तो यही वैलिडेटर्स करेंगे एंगुलर में। तो वैलिडेटर्स यूज़ कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो हमने इनिशियल वैल्यू डाली थी इसका ये फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर में एक एरे देंगे जिसके अंदर सारे वैलिडेटर्स की लिस्ट लिखेंगे। अगर एक ही वैलिडेटर हुआ तो लिस्ट एरे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एक ही नाम लिखो। इस केस में हमारे पास दो वैलिडेटर्स है, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए उसके दो। तो हम एक एरे देंगे पैरामीटर में, एरे पास किया। अब एंगुलर में एक वैलिडेटर नाम का क्लास उसे भी लिख लेंगे, ऑलरेडी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। वैलिडेटर्स में एक वैलिडेटर है जिसका नाम है रिक्वायर्ड जो चेक करेगा कि ईमेल एलिमेंट में हमने कुछ लिखा है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी रहा तो ये एरर थ्रो करेगा और हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। और अब दूसरा वैलिडेटर जो है वो होगा ईमेल नाम। ये ईमेल नाम का वैलिडेटर चेक करेगा कि हमने जो ईमेल लिखा है वो वैलिड ईमेल है कि नहीं, उसके अंदर @ सिंबल है क्या, .com .in जो भी होगा वो है क्या। तो वैलिड अगर रहा तो एरर थ्रो नहीं करेगा, अगर इनवैलिड हुआ तो ये एरर थ्रो कर देगा जिसकी मदद से हम डिस्प्ले कर देंगे मैसेज। तो ये तो ईमेल को वैलिडेटर्स ऐड कर दिए। अब पासवर्ड के लिए हम टोटल 3 वैलिडेटर्स ऐड करेंगे। सबसे पहला होगा रिक्वायर्ड, दूसरा होगा मिनिमम लेंथ और फिर मैक्सिमम लेंथ। तो ये हमने सारे वैलिडेटर्स ऐड कर दिए। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो चेक करेगा एम्प्टी है कि नहीं, मिनिमम लेंथ चेक करेगा कि कम से कम 6 लेंथ है कि नहीं। हमारा पासवर्ड जो है वो 6 से लेके 15 कैरेक्टर्स के बीच होगा। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे हमने पैटर्न को अगर ऐड किया है, ये अगर करने का है तो कर सकते हो। इसको ईजी रखने के लिए मैं सिंपल वैलिडेटर्स ऐड कर रहा हूँ। अब ये वैलिडेटर्स तो ऐड किए, अगर एक्चुअल में एरर हुआ तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमें HTML में एक एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, डिवीजन एलिमेंट। अब वही ऐड करेंगे हम। यहाँ पे हम गेट मेथड्स भी लिखेंगे जिसकी मदद से हम HTML में एक नाम से ही इस कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे गेट मेथड्स है। ये हमने इसलिए लिखा कि फ्रंट एंड में यह HTML फाइल में जब हमें ईमेल एक्सेस करना होगा तो हमें इतना सब लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर गेट मेथड से सिर्फ ईमेल लिखेंगे तो ही काम चल जाएगा। सिर्फ ईमेल लिखेंगे तो कोड जो है वो कम होगा और ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा, बस इसलिए। तो ये हमने वैलिडेटर्स ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ये हमने एक HTML एलिमेंट ऐड कर दिया है जो कि है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। अगर आउटपुट में देखें तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये हमें तभी डिस्प्ले करने का है जब एरर होगा। तो उसके लिए एक ngIf नाम का डायरेक्टिव यूज़ करेंगे कुछ ऐसे। ये ngIf क्या करेगा, email.errors के अंदर रिक्वायर्ड है कि नहीं चेक करेगा, और उसी के साथ साथ वो ईमेल डर्टी या फिर टच्ड है कि नहीं वो। अब ये दो क्या है, डर्टी का मतलब होता है कि अगर हमने ईमेल में कुछ ऑलरेडी इंसर्ट किया था और फिर बैकस्पेस दबा के उसे चेंज भी कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट उसके अंदर डाला था, तो वो फील्ड जो है वो डर्टी हो गया, तभी ये फायर होगा। और टच्ड का मतलब है कि हमने सिर्फ बॉक्स को टच किया, एलिमेंट का जो बॉक्स है जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं,
इसको सिर्फ टच भी किया और फिर बाहर क्लिक किया तो ये फायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फायर हो गया है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और फिर ये बैक स्पेस दबा सकता हूँ, तो ये अब डर्टी हो गया है, तब भी ये फायर हो जाएगी। और अगर मैंने इनवैलिड ईमेल डाला तो डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए अभी हम ऐड करेंगे। तो ये है वो इनवैलिड वाला एलिमेंट जो सेम है रिक्वायर्ड के जैसा, बस यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि एरर्स में ईमेल नाम का एरर है कि नहीं, बाकी सब सेम है। तो अगर ईमेल नाम का एरर हुआ, इसका मतलब जो बॉक्स में लिखा है वो इनवैलिड ईमेल है, इसलिए ये मैसेज डिस्प्ले कर दो। अब ये आउटपुट में हो रहा है कि नहीं देखेंगे, इनवैलिड ये आ गया। अब जैसे ही मैं @ डालूंगा, कुछ भी लिखूंगा तो ये वैलिड हो जाएगा और वापस बैक स्पेस दबाऊंगा तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। तो ईमेल का फील्ड तो यहाँ पे काम कर रहा है। अब पासवर्ड को फील्ड को ऐड करेंगे। ये पासवर्ड के लिए हमने 2 फील्ड ऐड कर दिए यहाँ पे, 2 HTML एलिमेंट सेम है ईमेल के जैसा। यहाँ पे PWD नाम का जो गेट मेथड बनाया था, यहाँ पे वही चेक कर रहे हैं PWD के एरर्स में रिक्वायर्ड नाम का एरर हुआ या फिर वो डर्टी या टच्ड हुआ तो रिक्वायर्ड नाम का मैसेज डिस्प्ले करो, या फिर अगर उसमें मिन लेंथ या फिर मैक्स लेंथ दोनों में से कोई एक अगर एरर रहा तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दो, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 और 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो ये काम कर रहा है कि नहीं हम देखेंगे। पासवर्ड में क्लिक करके छोड़ दिया, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, एक ही कैरेक्टर डाला तो ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एटलीस्ट 6 एंड एट द मैक्स 15 कैरेक्टर लॉन्ग। अब ये 15 एटलीस्ट 6 और अगर 15 के भी ऊपर चले जाएंगे तो वापस डिस्प्ले करेंगे, और अगर वापस बैक स्पेस करेंगे तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब ये जो वैलिडेटर्स है मैंने इतना फास्ट एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझा होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है रजिस्टर फॉर्म, जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तब मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये वैलिडेटर्स काम वगैरह करते हैं, उसको भी ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सबमिट बटन के लिए भी हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, अगर पूरा फॉर्म वैलिड है तभी सबमिट बटन, लॉगिन का बटन जो होगा वो डिस्प्ले करो या फिर उसे डिसेबल ही रखो, तो वो कोड अभी हम ऐड करेंगे। तो हमारा लॉगिन का बटन यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे हम। तो इसमें डिसेबल फॉल्स किया था, तो हमें यह डायनामिकली चेक करना है फॉर्म जो है वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो ये डिस्प्ले डिसेबल मत करो, अगर इनवैलिड है तो डिसेबल करो। तो हमें बस चेक करना है ये वैलिड है कि इनवैलिड। तो बस इतना लिख दिया है हमने, लॉगिन फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर इनवैलिड है तो डिसेबल करो वरना मत करो। ये काम कर रहा है। ईमेल में एक टेम्पररी ईमेल, ये 6 कैरेक्टर डाल दिया, अब लॉगिन हो गया। अब सबमिट करने के बाद एक फॉर्म, यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे हम जिसमें इस फॉर्म को हैंडल करेंगे, ताकि बाद में जब हम इसे अभी आगे इसी वीडियो में हम इसे डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक मेथड भी लगेगा। अगर सबमिट किया तो एक मेथड कॉल होना चाहिए। ये मेथड हमने बना दिया है लॉगिन सबमिटेड, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, लेकिन ये सबमिट करने के बाद ये कॉल होगा तो पहले हमें यहाँ पे एक इवेंट डालना पड़ेगा, एंगुलर का ng सबमिट इवेंट। अब जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ये फॉर्म कॉल होगा, वो देखेंगे हम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले किया है, अब देखेंगे ये रन होता है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सबमिट, हो रहा है, यानी कि फॉर्म हम इधर ले पा रहे हैं। तो अब हम लॉगिन का बैकएंड का जो कोड है वो लिखेंगे। अब तक हमने लॉगिन का फ्रंट एंड का कोड और उसमें वैलिडेटर्स ऐड करने का काम किया था, अब हम बैकएंड का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो खोलना पड़ेगा। यहाँ पे पिछली बार हमने क्रिएट का फॉर्म किया था रजिस्टर के डिज़ाइन के वक्त, अब हम यहीं पे लॉगिन का फंक्शन भी लिखेंगे। उसके लिए हमें पहले एक यूज़र के जैसा मॉडल चाहिए होगा। अब ये यूज़र का मॉडल हमने जो बनाया था वो एक फ्रंट एंड से जो रजिस्टर का फॉर्म आता था उसके पूरे यूज़र मॉडल को रिप्रेजेंट करता था। अब लॉगिन में केवल 2 फील्ड्स होंगे, वो होगा एक ईमेल का फील्ड और एक पासवर्ड का फील्ड। तो हमें उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक लॉगिन मेथड लिखेंगे और उसमें लॉगिन का एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे फ्रंट एंड से। तो पहले हम मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल जो होता है वो एक सिंपल क्लास होता है जो कि मॉडल्स फोल्डर में हम ऐड करेंगे। ऐड एक क्लास जिसका नाम होगा लॉगिन ऐड। तो ये लॉगिन का क्लास बन गया है। यहाँ पे हम लोग 2 ही फील्ड डालेंगे, जो ईमेल और पासवर्ड हो गए तो वही हम अब डाल देंगे। तो ये हमने 2 फील्ड ऐड कर दिया है जिनका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और एक ईमेल और एक पासवर्ड। इतना ही था ये लॉगिन का मॉडल में। अब यूज़र कंट्रोलर में एक नई मेथड बनाएंगे जो कि HTTP पोस्ट मेथड ही होगी। ये मेथड फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगी वो चेक करेगी कि लॉगिन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डेटाबेस में जो स्टोर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है उसके बराबर है कि नहीं। अगर है तो सक्सेस रिटर्न करो और अगर नहीं है तो फेलियर रिटर्न करो। तो अब हम वो मेथड बनाएंगे।
तो ये हमने एक मेथड लिख दिया यहाँ पे, जो एक स्ट्रक्चर है मेथड का HTTP पोस्ट, जिसका नाम होगा लॉगिन यूज़र। फ्रंट एंड ये नाम यूज़ करेगा इस मेथड को कॉल करने के लिए। रिटर्न अभी के लिए सक्सेस रिटर्न कर रहा है, लेकिन कोड के हिसाब से हम डायनामिकली चेंज कर देंगे इसको। और ये जो लॉगिन यूज़र है ये फ्रंट एंड से आया हुआ डेटा होगा, जो कि अभी जो लॉगिन मॉडल बनाया हमने उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ऐड कर दी है, जो एक वेरिएबल है जिसका नाम यूज़र अवेलेबल है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमारा डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये बनाया था पिछले वीडियो में। यूज़र जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर जो एक यूज़र्स नाम का टेबल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अंदर जितने भी रोज स्टोर्ड है, ये वेयर मेथड जो है वो एक एक करके उन रोज को इस पैरामीटर में डालेगा और ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उस रो को रिटर्न करके हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये अगली रो में जाएगा, वो यू में डालेगा और वो चेक करेगा, और आखिरी रो तक भी अगर नहीं मिला तो नल रिटर्न कर देगा। तो ये एक लूप के जैसा है वेयर, जो एक वेरिएबल को वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करता है। तो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि यू जो एक रो होगी उसके अंदर जो ईमेल प्रॉपर्टी है, वो जो यूज़र की ईमेल प्रॉपर्टी है जो फ्रंट एंड से आया हुआ डेटा है उसकी, वो बराबर है कि नहीं, और फिर दोनों का पासवर्ड बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो वो वैलिड यूज़र होगा। और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यानी कि केवल पहला ही चाहिए, हमें एक ही देखने का है, क्योंकि एक ही होने वाला है। ईमेल जो है वो यूनिक है, एक ही रो होने वाली है, दो नहीं हो सकते। तो अगर यूज़र अवेलेबल में कोई वैल्यू हुई तो लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यूज़र जो है वो डेटाबेस में था। और अगर ये नल हुआ तो डेटाबेस में कोई नहीं था, तो हमें कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था डेटाबेस, इसके लिए हम फेलियर रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक इफ़ ब्लॉक ऐड कर दिया है जो चेक करेगा इफ़ यूज़र अवेलेबल इज़ नॉट नल, मतलब कि ये जो यूज़र अवेलेबल है इसमें कोई तो वैल्यू स्टोर्ड है। अगर कोई भी स्टोर्ड वैल्यू है यानी कि नल नहीं है तो सक्सेस रिटर्न करो, जो कि लॉगिन सक्सेसफुल होगा। और अगर ये नल था तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ओके एग्जीक्यूट होगा, जो फेल रिटर्न करेगा यानी कि लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो इसके हिसाब से हम फ्रंट एंड में अभी चेंजेस करेंगे। बैक एंड में केवल इतना ही काम था हमारा, इस मेथड को बनाना, डेटाबेस से एक्सेस वगैरह कर लिया। अब हम फ्रंट एंड में एक कोड लिखेंगे जो कि इस मेथड को कॉल करेगा। यह हमारा फ्रंट एंड है। यहाँ पे हमने पिछली बार रजिस्टर यूज़र लिखा था जो पोस्ट मेथड से डेटा भेजता था और रिस्पॉन्स टेक्स्ट लेता था। सेम इसी तरह से हम लॉगिन यूज़र भी मेथड बनाएंगे। तो ये हमारी लॉगिन यूज़र मेथड है जो एक पैरामीटर लेगी लॉगिन इन्फो बोल के, जो कि एक एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा सेम इसी की तरह। जब हम यहाँ से जब लॉगिन कंपोनेंट से डेटा भेजेंगे, लॉगिन इस सर्विस को यूज़ करके लॉगिन यूज़र कॉल करेंगे, तो एक लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड दोनों इस एरे में सेंड करेंगे, और ये इधर से पोस्ट मेथड से बैकएंड में सेंड करेंगे। तो वो बैकएंड का जो कोड है, वो पोस्ट मेथड का जो कोड है वो अभी लिखता हूँ मैं। तो ये जो पोस्ट मेथड है इसका पहला पैरामीटर होता है बेस URL और इसका दूसरा पैरामीटर होता है एक्चुअल डेटा। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहीं पे, और उसमें ये जो एरे में डेटा आया था इसको पास करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो की वैल्यू पेयर डाल दिया है, जिसका जो नाम है ईमेल और पासवर्ड ये उसी तरीके से है जैसा ये रजिस्टर में जो हमने लॉगिन बनाया था, ईमेल और पासवर्ड सेम उसी के जैसा, क्योंकि हमें वो मैच करने का है। जब ये डेटा बैकएंड में जाएगा इस मेथड में यहाँ पे, तो ये लॉगिन को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, ताकि बराबर वैल्यू उसमें जा सके। इसके लिए हमने नाम भी सेम रखा है। और लॉगिन इन्फो में जो एरे है इसके के अंदर जो 0th एलिमेंट होगा वो ईमेल ही होगा, हम ईमेल ही ऐड करेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो पासवर्ड ही ऐड कर देंगे। अब तीसरा पैरामीटर इसका वो होता है कि रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में चाहिए, वो जेसन में चाहिए या टेक्स्ट में। इस बार हम टेक्स्ट लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। हमने यहाँ पे तीसरा पैरामीटर ऐड कर दिया है जो कि रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट होगा, यानी कि जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो सिंपल टेक्स्ट में होगा। अब ये लॉगिन यूज़र का मेथड हो गया है। अब इस कंपोनेंट की फाइल में से हम इस सर्विस को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमने मेथड बनाया था लॉगिन सबमिटेड, जो जब सबमिट बटन दबाएंगे तो कॉल होगा। तो यहाँ पे हम अब एक कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें एक लॉगिन ये जो ऑथ सर्विस है वो एक कंस्ट्रक्टर में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि इसको हम पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सके। तो वो इंपोर्ट भी कर लेंगे हम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको एक इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कंट्रोल और डॉट दबाऊँगा तो
इस पे कर्सर ला के कंट्रोल और डॉट दबाऊंगा तो सजेशंस आएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा मैं, एरर निकल गया। अब ये जो लॉगिन ऑथ है ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। लॉगिन सबमिटेड फंक्शन तब कॉल होगा जब मैं फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे लॉगिन ऑथ जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है उसका लॉगिन यूज़र मेथड कॉल किया है, ये अभी हमने लिखा था। इसको एक पैरामीटर चाहिए था एरे, जो कि हमने दे दिया है। पहली वैल्यू लॉगिन फॉर्म की ईमेल है और दूसरी वैल्यू लॉगिन फॉर्म का पासवर्ड है। ईमेल और पासवर्ड ये डाल दिया और वही ईमेल हम यहाँ पे 0th पोजीशन पे सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे पासवर्ड मत सेंड कर देना, वो अलग फिर एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर ईमेल की जगह पासवर्ड स्टोर होगा और पासवर्ड की जगह ईमेल। अब ये जो पोस्ट मेथड थी वो रिटर्न करती थी ऑब्जर्वेबल, और जब भी कोई ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है हम उसे सब्सक्राइब करते हैं और जो उसका रिस्पॉन्स आता है वो पहले एक पैरामीटर में आएगा। यहाँ पे वो RES रिस्पॉन्स होगा। जो एरो फंक्शन हम लिखेंगे ये एरो फंक्शन तब कॉल होगा जब रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि रिस्पॉन्स या तो सक्सेस है या तो फेल। अगर सक्सेस है तो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, अगर नहीं है तो डिस्प्ले करेंगे लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया है क्लास का जो कि है इज़ यूज़र वैलिड। तो शुरुआत में फॉल्स। अब ये हमने इसलिए बनाया ताकि फ्यूचर में हम देख सके कि यूज़र जो है वो लॉगिन किया है कि नहीं। अगर चेक करने का हो तो बार बार हमें सर्वर पे सेंड करने की ज़रूरत नहीं, एक बार करेंगे। जब तक साइन आउट नहीं होता तब तक ये यूज़र वैलिड रहेगा, और साइन आउट का जो फीचर होगा वो बाद में हम किसी वीडियो में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमने पहले देखा कि रिस्पॉन्स फेल्यूर है कि नहीं। अगर फेल्यूर है तो इज़ यूज़र वैलिड को फॉल्स किया और अलर्ट बॉक्स में लॉगिन अनसक्सेसफुल डिस्प्ले किया। एल्स यानी कि अगर सक्सेसफुल है तो इसको ट्रू करके लॉगिन सक्सेसफुल डिस्प्ले किया। अब ये काम कर रहा है कि नहीं हम देखेंगे। तो पिछली बार जब हमने एक रजिस्टर फॉर्म का डेटाबेस बनाया था तो उसमें यूज़र्स नाम का टेबल ऐड किया था, जिसमें हमने एक अकाउंट भी बनाया था जो था ये। इस नाम से हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया था। तो अभी इसी से हम लोग लॉगिन करके भी देखेंगे। नाम था आयरन मैन और पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। ईमेल आईडी ये था, तो यही डाल के देखेंगे अब काम कर रहा है कि नहीं। ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड, ये यहाँ पे एरर आया क्योंकि हमने बैकएंड को रन किया ही नहीं था। ये हमने बैकएंड को रन कर दिया। अब हम इसमें ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। और अगर अभी हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे और फिर सबमिट करेंगे तो लॉगिन अनसक्सेसफुल, यानी कि हमने लॉगिन का फीचर इतने आसान तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि जब लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो ओके दबाने के बाद हमें होम पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं क्योंकि हमने वो कोड किया नहीं है। तो जब मैं राउटिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक हम नया कंपोनेंट बनाएंगे होम का, जो ओके बटन दबाने के बाद अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो ओके बटन दबाने के बाद हमें उस होम पेज पे ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अभी हमने लॉगिन का फीचर जो है वो कम्प्लीटली अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन को देखेंगे, किस तरीके से JWT ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले JWT ऑथराइजेशन है क्या वो समझाऊंगा, और फिर एक्चुअल में इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे .NET में वो भी समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।